प्रिय विद्यार्थियों, संसिटी स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th के एसएसटी का अध्याय 6 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है केंद्र सरकार। तो सबसे पहले हम सरकार का अर्थ एवं परिभाषा का अध्ययन करेंगे। सरकार क्या होती है, सरकार का अर्थ एवं परिभाषा। सरकार का अर्थ होता है राज्य को मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था, उसको हम सरकार कहेंगे। यह सरकार राज्य के लोगों की सामूहिक इच्छा को अभिव्यक्ति करती है। राज्य के लोगों की सामूहिक इच्छा को प्रदर्शित करती है। इसके अंदर एक विद्वान है गार्नर, उसने सरकार की परिभाषा बताई है कि सरकार वह मशीन है या अभिकरण है जो राज्य की नीतियों का निर्धारण करती है और सामान्य हितों में उनका विकास करती है। ये राज्य का अर्थ एवं उसकी परिभाषा है। तो आपको ध्यान रखना, सरकार का अर्थ क्या है। तो राज्य को मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को हम सरकार कहेंगे, जो राज्य के लोगों की सामूहिक इच्छा की अभिव्यक्ति करती है। इसके अंदर एक विद्वान है गार्नर, उसने सरकार की परिभाषा बताई है कि सरकार वो मशीन या अभिकरण है जो राज्य की नीतियों का निर्धारण करती हैं और सामान्य हितों में उनका विकास करती है। इसके बाद में हम देखेंगे सरकार। तो यहां पर दे रखा है केंद्र सरकार। अब हम सरकार के अंगों के बारे में पढ़ेंगे। सरकार के अंगों के बारे में पढ़ेंगे। यहां पर केंद्र सरकार दे रखा है। अब इस सरकार के 3 अंग हैं। कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ये नेक्स्ट चैप्टर है अध्याय 7, इसके बारे में बाद में अध्ययन करेंगे। प्रत्येक सरकार के 3 अंग होते हैं। सबसे पहले है व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका और फिर तीसरा है न्यायपालिका। इस अध्याय में हम सरकार के तीनों अंगों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम व्यवस्थापिका का अध्ययन करेंगे। व्यवस्थापिका भारत के अंदर संघीय व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। भारत के अंदर संघीय व्यवस्थापिका भी है और राज्य व्यवस्थापिका भी है। संघीय व्यवस्था है जो केंद्र सरकार के आधार पर है, और जो राज्य संघ व्यवस्था है वो राज्य पर आधारित है। तो सबसे पहले हम संघीय व्यवस्था पर आधार पर इसका अध्ययन करेंगे। तो भारत के अंदर संघीय व्यवस्था को हम संसद कहते हैं।
भारत के अंदर संघीय व्यवस्थापिका जिसको हम संसद कहते हैं, और यह संसद है। भारत के अंदर जो संसद है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर बनती है। इन तीनों का संयुक्त रूप, संयुक्त नाम इनका संसद है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में बताया गया है कि भारत के लिए एक संसद होगी। वो संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। इसके बाद में हम सबसे पहले लोकसभा के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले दे रखा है लोकसभा। लोकसभा की रचना या फिर इसका संगठन, इसके अंदर आपको ध्यान रखना, इसका पहला पॉइंट है लोकसभा की सदस्य संख्या। इस लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 थी। बाद में समय समय के अनुसार इसमें परिवर्तन होता गया था। गोवा, दमन व दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 में, इस अधिनियम के द्वारा 1987 में लोकसभा की कुल संख्या 552 कर दी गई। यानी कि इस लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 है, और इसमें बताया गया है कि 552 में से 530 सदस्य राज्य से चुने जाएंगे और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीयों को मनोनीत किया जाएगा। एक बार वापस देखिए, लोकसभा की सदस्य संख्या, भारतीय मूल संविधान में लोकसभा की कुल संख्या 500 थी। फिर समय समय अनुसार इसमें परिवर्तन होता गया था। गोवा, दमन व दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 में लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 कर दी गई थी। इन 552 में से 530 सदस्य राज्य द्वारा चुने जाएंगे और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाएंगे और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय को मनोनीत किए जाएंगे। ये इसकी सदस्य संख्या होगी लोकसभा की। इसके बाद में लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन इसकी दूसरी हेडिंग है लोकसभा सदस्य का निर्वाचन। लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वह प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से वैक्स मताधिकार इस पर आधारित होता है। प्रत्यक्ष रूप से वैक्स मताधिकार। भारत में जो वैक्स मताधिकार की आयु है वो 18 वर्ष की है। यानी प्रत्येक भारतीय जिसकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है वो वैक्स मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। और भारत में जो लोकसभा सदस्य का निर्वाचन है वो एकल सदस्य है, यानी प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र से एक ही सदस्य चुना जाएगा। यह थी लोकसभा सदस्य का निर्वाचन। यानी उनका निर्वाचन कैसे होता है, तो लोकसभा सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वैक्स मताधिकार के द्वारा होता है। और भारत में जो प्रत्यक्ष रूप से वैक्स मताधिकार की आयु है वो 18 वर्ष है। और भारत में जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है वो एकल सदस्य, यानी प्रत्येक क्षेत्र से एक सदस्य ही चुना जाएगा। इसके बाद में लोकसभा के जो सदस्य बनते हैं उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो लोकसभा सदस्य की योग्यताएं,
इसकी पहली योग्यता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरी योग्यता उसकी आयु 25 वर्ष या 25 वर्ष से अधिक, या तो 25 वर्ष या 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। और तीसरी योग्यता है वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यह आपको ध्यान रखना है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए वो व्यक्ति जो लोकसभा का सदस्य बनने जा रहा। और फिर 4 नंबर इसकी योग्यता है वो किसी न्यायालय द्वारा, यानी न्यायालय द्वारा वो पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता है। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष है या 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और वो किसी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित ना हो। ये लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता है। इसके बाद में लोकसभा का कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल, वैसे तो लोकसभा एक अस्थायी सदन है, पर इसका सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति 5 वर्ष से पूर्व भी लोकसभा को भंग कर सकता है। और अब तक 9 बार लोकसभा भंग हो चुकी है। ये आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, सामान्यतः इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और राष्ट्रपति की और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, और अब तक लोकसभा 9 बार भंग हो चुकी है। ये इसका कार्यकाल है। इसके बाद में अधिवेशन। अब लोकसभा का अधिवेशन का मतलब होता है लोकसभा की बैठक। अधिवेशन या इसको बैठक भी कह सकते हैं, या इसको सत्र भी कह सकते हैं। अब लोकसभा की बैठक, जो लोकसभा की बैठक होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है और राष्ट्रपति के द्वारा ही स्थगित की जाती है। सामान्यतः 1 वर्ष के अंदर 2 बार बैठक होती है, और इन बैठक के बीच में 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है 1 वर्ष में 2 बैठक होनी चाहिए, और उन बैठक के बीच में 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। ये इसका अधिवेशन या बैठक या सत्र है। इसके बाद में है लोकसभा के पदाधिकारी। लोकसभा के पदाधिकारी, अब देखिए इसके पदाधिकारी कौन कौन होते हैं। इस लोकसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं। एक होता है लोकसभा अध्यक्ष और दूसरा होता है लोकसभा उपाध्यक्ष। अब देखिए ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहाँ से बनते हैं? ये लोकसभा सदस्य में से ही बनते हैं। जो लोकसभा के सदस्य हैं उनमें से एक अध्यक्ष बनेगा और एक उपाध्यक्ष बनेगा, और इन दोनों सदस्यों को लोकसभा के अन्य सदस्य इनको हटा भी सकते हैं, सामान्य बहुमत से हटा सकते हैं। और हटाने से पहले अगर जो प्रस्ताव लाया जाता है वो 14 दिन पूर्व इनको सूचना देनी होती है। इसके बाद में हम लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य पढ़ेंगे। लोकसभा अध्यक्ष के क्या कार्य होते हैं? अब लोकसभा अध्यक्ष के हम कार्य पढ़ेंगे। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य, इनका पहला कार्य है लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की सभी बैठकों, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की सभी बैठकों
की अध्यक्षता करता है, बैठकों की अध्यक्षता करता है। और इसके साथ भी ये भी ध्यान रखना है कि लोकसभा के अंदर शांति व्यवस्था व अनुशासन बनाए रखने का भी कार्य करता है। दूसरा कार्य, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के समस्त कार्यक्रम व कार्रवाई लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निश्चित की जाती है। तीसरा इसका कार्य लोकसभा अध्यक्ष का, लोकसभा की कुछ समितियां होती है, लोकसभा की कुछ समितियां, उन समितियों का पदेन सभापति होता है। यह आपको ध्यान रखना, पदेन का मतलब होता है उसके पास 2 पद हैं। कहने का मतलब है कुछ समितियां होती हैं, उसका भी वो सभापति है और इसके साथ ही लोकसभा का अध्यक्ष है। इसलिए जब 2 कार्यों का भार वहन करता है तो पदेन सभापति वो कहलाता है। और नेक्स्ट कार्य इसका, लोकसभा अध्यक्ष ये तय करता है कोई धन विधेयक है या नहीं है, कोई धन विधेयक है या नहीं है। यानी जो लोकसभा के अंदर जो भी विधेयक रखा जाता है उसमें लोकसभा अध्यक्ष ये बताता है कि ये धन विधेयक है या नहीं है। और लास्ट कार्य है संसद व राष्ट्रपति। संसद और राष्ट्रपति के बीच में जो पत्राचार होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होता है। ये आपके लोकसभा अध्यक्ष के कार्य हैं, इनको आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। इसके बाद में हम संसद के दूसरा सदन राज्यसभा के बारे में अध्ययन करेंगे। राज्यसभा की रचना या इसका संगठन। अब राज्यसभा को एक उच्च सदन कहते हैं, यहाँ आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राज्यसभा की सदस्य संख्या। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है, यह आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा में अधिकतम, यह आपको ध्यान रखना, अधिकतम यानी वर्तमान में अधिकतम कितनी है 250 और वर्तमान में 245 है। ये वर्तमान में ध्यान रखना, वर्तमान में 245 है। इनमें से 245 में से 233 सदस्य राज्य विधानमंडलों से निर्वाचित होते हैं। यानी भारत के राज्य विधानमंडलों से निर्वाचित होते हैं 233 सदस्य, और इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। जो ये 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से विशेष अनुभव रखने वाले व्यक्ति होते हैं। इसके बाद में जो 233 सदस्य आता है, इनका निर्वाचन कैसे होता है वो देखिए। अब दूसरी इसकी हेडिंग है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। जो ये निर्वाचन है ये राज्य विधानमंडलों के द्वारा होता है, और जो निर्वाचन की जो पद्धति है वो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति।
ये इन सदस्यों का निर्वाचन है जो 233 सदस्य राज्य विधानमंडल द्वारा चुने जाते हैं। इसके बाद में राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं। अब देखिए इनकी योग्यताएं। लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य में बीच में सिर्फ एक ही योग्यता का अंतर है। यहाँ पर 25 वर्ष इनकी योग्यता थी और यहाँ पर 30 वर्ष है। बाकी सबके सब योग्यता जो लोकसभा सदस्य की थी वो राज्यसभा के हैं। तो सबसे पहले थी वो भारत का नागरिक होना चाहिए और यहाँ पर 25 वर्ष की उनकी आयु दे रखी थी। आपको याद रखना है राज्यसभा के सदस्य की आयु अधिकतम, यानी अधिकतम नहीं 30 वर्ष होनी चाहिए और अधिक कितनी भी हो सकती है। और तीसरी योग्यता थी वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और फिर 4 नंबर योग्यता थी वो किसी न्यायालय द्वारा पागल और दिवालिया घोषित ना हो। इन योग्यताओं के बाद में राज्यसभा के पदाधिकारी। राज्यसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं, एक होता है सभापति और दूसरा होता है उपसभापति। जो ये सभापति है राज्यसभा का, ये हमेशा भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं और इनके अंदर इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये राज्यसभा के सदस्यों में से नहीं बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना। ये भारत का हमेशा उपराष्ट्रपति होता है जो राज्यसभा का सभापति है और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपसभापति है वो राज्यसभा के सदस्यों में से ही उपसभापति बनता है और इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। फिर है राज्यसभा का कार्यकाल। राज्यसभा का कार्यकाल, वैसे राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होते, क्योंकि लोकसभा तो भंग होती है और ये कभी भी भंग नहीं होती है। और इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। ये आपको ध्यान रखना, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है तथा 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आते हैं। इसको वापस देखिए, राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको ये डायग्राम अगर आपको याद है तो संसद का, यहाँ हमने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, इसके संगठन और रचना के बारे में पढ़ लिया है। इसके बाद में हम इनके कार्य पढ़ेंगे, फिर संसद के कार्य पढ़ेंगे, फिर हम राष्ट्रपति के कार्य पढ़ेंगे। इस क्लास को हम आज यहीं समाप्त करें। जो भी टॉपिक बचा है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और इस वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।